नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 6-7 महीनों से मोदी जी हर तरफ से किसी न किसी मुसीबत, किसी न किसी दिक्कत से घिरते चले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बार बार की हार, हिमाचल, कर्नाटक और भी बहुत कुछ मोदी जी ने गंवा दिया है पिछले कुछ महीनों में। और उन पर आरोप लगे तो पहली बार पर्सनल आरोप लग गए, जी हाँ, अडानी को लेकर। और अगर उनके दौर में दुर्घटनाएं और हादसे हुए तो सदी के सबसे बड़े हादसे, जो मैन मेड डिजास्टर्स थे, जहां गलती कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय की थी और विवाद हुआ तो सीधे संसद से जाके टकरा गया। अब इन सब मुसीबतों से, मसलों से मोदी जी तो घिरते ही जा रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती, द बिगेस्ट प्रॉब्लम मोदी जी के लिए आज की तारीख में ये बेखौफ आदमी है, जो जेल जाने से डरता नहीं और जिसे लोकसभा से भी निकाल दिया जाए तो उसको परवाह नहीं है। अब सवाल बहुत ही स्ट्रेट है, बहुत ही सीधा है कि क्या राहुल गांधी की जो उभरती शख्सियत है, जो नई पर्सनालिटी है, ये नया अवतार है, क्या ये मोदी जी के लिए चुनौती बनता जा रहा है? और क्या राहुल गांधी को जिस तरह का रिस्पॉन्स, एक अप्रत्याशित रिस्पॉन्स अमेरिका से मिला है, लोगों से, हिंदुस्तानियों से, सरकार से और वहाँ के थिंक टैंक से, ये जो रिस्पॉन्स है, क्या ये रिस्पॉन्स ये जताता है कि राहुल गांधी अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में मोदी के विकल्प बनते जा रहे हैं? क्या इस तरह की एक, आप कह सकते हैं, चुनौती मोदी के सामने? और इसीलिए आज इस सबसे बड़े सवाल में, जो 2024 की हार और जीत तय करेगा कि मोदी जाएंगे या मोदी आएंगे, वो सवाल जो 24 का अंतिम नतीजा, निष्कर्ष तय करने जा रहा है, आज उसी पर बहस है और बहुत बेखौफ है। और ग्राउंड जीरो से वो शख्स जो राहुल गांधी को, जिसने अमेरिका में कवर किया, वो आज आपके सामने होंगे। और हमारे 2 खास मेहमान होंगे, एक जो 30-40 साल से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, राहुल गांधी के 5-6 बार इंटरव्यू कर चुके हैं, 2004 से राहुल गांधी को साए की तरह फॉलो कर रहे हैं, वो शख्स होंगे आज आपके सामने। और टाइगर भी होंगे। देश, भारत उन्हें इस रूप में नहीं देख रहा था कि लोग उनको राहुल 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 करके पागल हो गए। लोग ये देख रहे थे कि हमारे यहाँ एक ऐसा इंसान है, एक हमारा ऐसा नेता है इस देश का, जो इतनी प्रगल्भता से, इतनी मैच्योरिटी के साथ सवालों के जवाब देता है और भारत की स्थिति बयां करता है, वो झूठ नहीं बोलता। अब जो गोदी मीडिया साए की तरह मोदी जी के साथ कैमरा लेकर हमेशा पीछा करती रहती है और उनका एक आदम कद, एक किंग साइज इमेज आपको दिखाती है, वो मीडिया राहुल गांधी के साथ इस अहम दौरे पर नहीं गई, तो क्या पर्दे के पीछे वहाँ हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है? पहली बार आज आप सुनने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे चंद सेकंड मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि 4-5 चीज़ें कि आखिर मोदी जी के लिए मुसीबत राहुल गांधी क्यों बनते जा रहे हैं, मुसीबत बनते जा रहे हैं। आज से 3 महीने पहले जब अडानी का मसला उठाया था तो गले की हड्डी थे, लेकिन अब चुनौती भी है, मुसीबत भी है। 3-4 कारण क्या हैं, उस पर बात करते हैं और फिर उस बहस की तरफ जिसका आपको इंतज़ार है, जो 24 की तस्वीर दिखाने जा रही है आज आपको। मोदी जी के लिए मुसीबत क्यों बनते जा रहे हैं राहुल गांधी? अगर मोदी जी की जो चुनावी सियासत है उसका अगर हम पैमाना देखें तो राहुल गांधी वाकई भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 महीनों से जितने भी चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी की बीजेपी औंधे मुँह गिर रही है। हिमाचल जो मोदी जी का गढ़ था, हिमाचल में हार, कर्नाटक जो दक्षिण का किला था, बुरी तरह ढह गया, आधे से कम रह गए मोदी जी। और बाई इलेक्शंस जो भी हुए महाराष्ट्र में, इवन यूपी में या फिर और प्रदेशों में, वहाँ भी हार ही मिली बीजेपी को। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, हार और हार लगातार। एक दूसरा कारण, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी उसका इम्पैक्ट या तो असेस नहीं कर पाए मोदी और अमित शाह, लेकिन आज उनको इम्पैक्ट दिख रहा है। और इसी कड़ी में अगर दूसरी यात्रा जो राहुल गांधी प्लान कर रहे हैं, मे बी सितंबर से, पश्चिम से पूरब, गुजरात से अरुणाचल, और जहां असम जैसे राज्य होंगे, उत्तर प्रदेश होगा, फिर राजस्थान मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा, अगर ये दूसरी यात्रा भी राहुल गांधी करते हैं तो यकीन मानिए हिंदुस्तान से नहीं, मोदी जी की छाती पर चलते हुए अब आगे बढ़ेंगे।
ये इम्पैक्ट होने जा रहा है जो एक्सपर्ट्स कहते हैं। तो ये जो यात्रा है कहीं ना कहीं उसको लेकर मोदी घबराए और हर कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं इस यात्रा को या तो सस्पेंड करो या खलल डालो या इसको होने ना दो इस यात्रा को। तीसरा पॉइंट, वो मोदी जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने तमाम वायदे किए थे 2014 में, आज की तारीख में अडानी पर जिस तरह से आवाज़ और सवाल उठाए राहुल गांधी ने, भ्रष्टाचार की लड़ाई में राहुल गांधी कहीं ज़्यादा आगे हैं जहाँ तक परसेप्शन की बात है, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे हिंदुस्तान का इलीट हो, और चाहे धीरे धीरे वोटर भी समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात, कम से कम अडानी को लेकर जिस तरह से घेराबंदी हुई है मोदी जी की, वो एक आप कह सकते हैं गेम चेंजर है। और फिर सबसे बड़ा पॉइंट, जिस तरह से एक बहुत छोटे से मामले में, डिफेमेशन के मामले में, चोर को चोर कहने के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी गई, मकसद था उनको लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म कराना। ये एक ऐसी साजिश कह लीजिए या ऐसा खेल था जो भले ही जीते तो मोदी हों राहुल गांधी को सज़ा देके लोकसभा से बाहर करके, लेकिन दिलों में जीत जो मिल रही है, जो सहानुभूति मिल रही है लोगों में, वो राहुल गांधी को। तो लिखा पढ़ी में मोदी की जीत है, ज़मीन पर ये जीत राहुल गांधी की तरफ बढ़ रही है। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मोदी जी, शाह साहब, ये जो गुजरात लॉबी है, परेशान है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इस सब के संदर्भ में जो अमेरिकी यात्रा है, मोदी से पहले जो राहुल गांधी की यात्रा है, जो एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, मुझे लगता है उसका विश्लेषण होना चाहिए, बेखौफ होना चाहिए, और ऐसे एक्सपर्ट्स हों जो राहुल गांधी को, मोदी को, सियासत को 25-30 सालों से, बरसों से समझते हो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे चलते हैं चतुर्वेदी जी के पास, जो इस वक्त अमेरिका में हैं, जो राहुल गांधी को वहाँ फॉलो कर रहे थे, ग्राउंड ज़ीरो से होंगे। विनोद अग्निहोत्री साहब पिछले 35-40 साल से कांग्रेस कवर कर रहे हैं, राजनीति को देख रहे हैं, और राहुल गांधी को 2004 से फॉलो कर रहे हैं, और टाइगर तो होंगे ही। चलते हैं सीधे इस बेखौफ बहस में। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अनुराग चतुर्वेदी हैं, और परिचय के बिल्कुल आज नहीं है। शुरू में आप इनको बॉम्बे से सुनते थे, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, राहुल गांधी के साथ उनकी चर्चा हुई, और जो 50 इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने राहुल गांधी से रूजवेल्ट हाउस में मुलाकात करी, उसमें चतुर्वेदी साहब भी थे। तो ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है, क्या रिस्पॉन्स है, वहाँ पर सरकार का क्या रिस्पॉन्स है, वहाँ की मीडिया का, अमेरिका का क्या रिस्पॉन्स है, लोगों का, एनआरआईज का क्या रिस्पॉन्स है, वो हम इनसे बातचीत करेंगे। और 2 बड़े पत्रकार हमारे साथ, 2 बड़ी दिल्ली की बेखौफ आवाज़, अशोक वानखेड़े टाइगर हैं, पिछले 30-40 बरसों से राजनीति को देख रहे हैं, और अग्निहोत्री साहब हैं। और अग्निहोत्री साहब के बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि विनोद अग्निहोत्री वो शख्स हैं जो कांग्रेस पर लगातार जिनका फोकस है, और दिल्ली में आप कह सकते हैं कि 1990 के दशक से सक्रिय हैं। तो एक बहुत ही रिच पैन। मैं पहला सवाल जाहिर तौर पे अनुराग चतुर्वेदी जी से करूँगा। अनुराग जी, आप लगातार राहुल गांधी की जो यूएस विजिट, इस बार की जो यूएस विजिट, उसको फॉलो कर रहे हैं, और आप एक मीटिंग में भी थे जो रूजवेल्ट हाउस में था, वहां पर राहुल गांधी के साथ आपका इंटरेक्शन भी हुआ, और न्यूयॉर्क में जो सभाएं थी वहां पर आप ग्राउंड जीरो पर थे। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी तो अमेरिका में पढ़े भी हैं, कई बार अमेरिका वो गए हैं, और बीजेपी ने उन पर तंज भी किया है बार बार अमेरिका जाने का। इस बार की जो अमेरिकी यात्रा है राहुल गांधी की, हिमाचल, कर्नाटक जीतने के बाद, 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, ये जो राहुल गांधी की विजिट है, आपको क्या लगा? कल जब मैं राहुल गांधी से मिला, उनसे बातचीत हुई, तो मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही रहा कि ये बंदा बदल गया है। जो ये बंदा बदल गया है, बदल गया। हाँ, जो और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूंगा कि मेरी अभी तक राहुल गांधी से 1 to 1 कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। मुझे लगता था कि इनसे क्या बात की जाए, लेकिन भारत यात्रा में जो उन्होंने 4500 किलोमीटर भारत को देखा, और एक गजब का आत्मविश्वास, एक सहजता, और मेरा ख्याल है कि जितने लोगों से वो यात्रा में मिले, तो वो सबको एक्सेस देना सबसे वो हो गया। और न केवल भारत के, बल्कि जो अमेरिका से भी जो लोग आए थे, उनका भी ये ऑब्जर्वेशन था कि ये राजनेता अब बहुत मैच्योर हो गया है, समझदार हो गया है, और उन्होंने
जो रूजवेल्ट हाउस जो था, जहाँ पे कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट रहा करते थे, और वहाँ पे एक हंटर कॉलेज अभी चलता है, पहली बार मैंने देखा कि जो एंकर था वो इतना प्रभावित हो गया कि उसने कहा कि मैं जो सारी चीजें तैयार करके राहुल गांधी से आया था, तो उसकी दिशा ही बदल दी उन्होंने। और दर्शन के उन्होंने, मुझे पहली बार ये भी लगा कि उन्होंने कहा कि मैं एक मॉन्स्टर के खिलाफ, एक बड़ा राक्षस के खिलाफ लड़ रहा हूं, और मुझे मोदी से व्यक्तिगत रूप से कोई घृणा नहीं है, नफरत नहीं है, जबकि वो मुझे, उनका व्यवस्था मुझे समाप्त कर देना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हवाएं और उनके दबाव इतने तेज हैं कि मेरी बाह और मेरे हाथ ही उखाड़ दिए जाएं, इतना तेज उनका प्रचार है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो आरएसएस के बारे में कही कि आरएसएस किस तरीके से शुरू में, विनोद भाई ज्यादा अच्छी तरीके से और बता सकते हैं कि कैसे आरएसएस जो था एक छोटे बनियों का, छोटे व्यवसायियों का एक संगठन था, इसका कोई ज्यादा असर नहीं होता था और वो पेरीफेरी पे था। लेकिन प्रमोद महाजन जब आए और उन्होंने आरएसएस को पैसा दिलवाना शुरू किया फर्स्ट स्टेज पे, तो आरएसएस का स्वरूप बदल गया। दूसरा, जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने आरएसएस को एक पुनर्जन्म दे दिया। और तीसरा, आरएसएस को जब पुनर्जन्म दे दिया गया तो उसका सबसे ज्यादा फायदा क्रोनी कैपिटलिस्ट ने उठाया, और उन्होंने इसको, आरएसएस को एक अपना हथियार बना के शासन पे कब्जा कर लिया। तो ये जो उनकी व्याख्याएं थी वो काफी नई थी, और खुद उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, और सबसे पहले उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ की काफी नामी मानी वो है, तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में विभाजित है। मैं आ रहा हूँ अनुराग जी आपके पास, क्योंकि आज आपके पास भंडारी भंडार है जानकारियों ऐसी जानकारियां जो देश में किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि कोई भी, किसी भी बिग मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, गोदी मीडिया ने किसी भी रिपोर्टर को भेजा नहीं कवर करने के लिए। इसलिए आपकी जो जानकारियां हैं और जिस पार की निगाहों से आप बता रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कुछ आज हमें जानकारी। मैं विनोद जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन टाइगर से एक छोटा सा जवाब और फिर विनोद जी के पास। टाइगर, एक जो इन्होंने बात बड़ी स्ट्राइकिंग कही कि जब मैं राहुल गांधी से मिला रूजवेल्ट हाउस में, यानी न्यूयॉर्क में, जब चतुर्वेदी जी पत्रकार के तौर पे गए, एक पुराने और अनुभवी आप कह सकते हैं लेखक पत्रकार के तौर पे, इनका ये ऑब्जर्वेशन है कि राहुल गांधी से मुलाकात के समय इनका ये कहना है कि ये बंदा बदल गया है, ही हैज चेंज्ड। ये क्या कह रहे हैं? मतलब आपको लगता है कि क्या पिछले कुछ बरस में राहुल गांधी में एक चेंज आया है? जो यकीनन वो राहुल गांधी जिन्होंने प्रेस क्लब में अध्यादेश फाड़ा था अपने ही सरकार का, वो राहुल गांधी जो थोड़ा सा मनमुटाव होने पे विदेश चले जाते थे, वो राहुल गांधी का मोह भंग हो गया, वो एक राहुल गांधी थे राजनीति से। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि यदि करना हमें ही है, किसी और के भरोसे होके काम नहीं करेगा, तो जब वो रास्ते पे उतरे और जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उनके बारे में जो एक परसेप्शन था कि ये पप्पू है, नॉन सीरियस है, भगोड़ा है, ड्रगिस्ट है, क्या क्या नहीं कहा लोग, वो सारे परसेप्शन उन्होंने एक झटके में धो दिए। और वो जो मैच्योरिटी पूरी यात्रा में वो हर कदम पे गेन करते गए, जो एक्सपीरियंस गेन करते गए, वो बदलाव उसके बाद लोकसभा में हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे जो धुआंधार बोले, सरकार को घेरा, और सरकार को लगा यदि ये ऐसा ही चलता गया तो शायद ये लोकसभा चलने ही नहीं देगा, इतने सवाल खड़ा करेगा कि हमें धरती में जगह नहीं मिलेगी छुपने को। तो फिर वो कांड हो गया जिसमें उनकी अध्यक्षता भी चली गई और उनकी, मतलब उनकी वो चली गई, सदस्यता चली गई और घर चला गया। लेकिन जितने हमले उन पे हो रहे हैं उससे वो ज्यादा निखर के आ रहे हैं। इसके पहले अमेरिका गए थे, इसके पहले भी वो उनकी जो बात बोले थे उनको बहुत विवाद हुआ था, इस बार फिर बोले। लेकिन इस बार जिस हिसाब से वो अपने आप को कैरी कर रहे थे, राइट फ्रॉम ड्रेसिंग सेंस टू अपीयरेंस, सवालों के जवाब देते हुए, यूक्रेन रशिया पे उन्होंने बाकायदा भारत सरकार का पक्ष रखा, वो मैच्योरिटी थी भी उनमें है।
कि किसी एक पॉलिसी पे यदि बात करनी है तो फिर वो देश की लाइन के साथ चलेंगे, भले विरोधी विपक्ष में है। कुछ बातें घर के अंदर डिस्कस होती है, बाहर नहीं, लेकिन कुछ बातें बाहर डिस्कस होनी चाहिए, क्योंकि हम ग्लोबल विलेज हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री तो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में डरते हैं, उन्हें मीडिया से भी बात करनी होती है, उनको इंटरव्यू भी देना होता है तो उनको अक्षय कुमार लगता है, और आम काट के खाना और चूस के खाना ये राष्ट्रीय समस्या हो जाती है। लेकिन देश के कई सवालों पे, बहुत डिफिकल्ट सवाल, और मैं बिल्कुल अनुराग जी को इस बात को मैं रेखांकित करता हूं कि वो लोग हमारे एंकर जैसे सुपारीबाज एंकर नहीं होते। राजनीतिक दल जिसकी सुपारी लेके बैठे हो उसी के बारे में दिमाग घर पे पैदल रख के अखबार भी नहीं पढ़ते अपने एंकर, तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि देश में चल क्या रहा है। उन्हें यही पता होता है कि सामने ये सत्ता पक्ष के खिलाफ है, इसको डिरेल करना है, इसको बोलने नहीं देना है। लेकिन सवाल जिस हिसाब से पूछे गए, तैयारी के साथ लोग आए, और उन सवालों का इतना अच्छा जवाब देना कि मैं अनुराग जी को जानता हूं, अनुराग जी किसी को सर्टिफिकेट देने में बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत सीजन और बहुत पुराने चावल हैं अनुराग जी हमारे, और मुंबई में रहते हैं तो उनको पता है वो किसी के पीआर एक्टिविटी में नहीं आते, बहुत नपातुला बोलते हैं, और बहुत उनसे सर्टिफिकेट मिलना मतलब बहुत बड़ी बात। और ये बदलाव और जबरदस्त दिखेगा, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा आधी यात्रा है दीपक जी, आधी यात्रा है, आधी यात्रा है। अब तो ये दक्षिण से उत्तर हो गई, अब पश्चिम से पूरब जाएगी, देखिएगा तब क्या होता है। देखिएगा नहीं, जो कर्नाटक में हुआ वो आसाम में भी हो सकता है, जो कर्नाटक में हुआ वो बाकी राज्यों में भी हो सकता है, जो इस आड़े पट्टे में आएंगे। जी नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। विनोद जी, दो बातें, एक तो बंदा बदल गया, ये स्टेटमेंट बड़ा स्ट्राइकिंग की। मैं जब राहुल गांधी से मिला न्यूयॉर्क में, और कम लोग थे वहां पर, 1-to-1 जब बातचीत हो रही है, तो अनुराग जी 50 साल हो गए इनको जर्नलिज्म करते हुए। दो बातें हैं विनोद जी, एक बात जो अनुराग जी ने कही कि बंदा बदल गया है, अभी इनका इंटरेक्शन हुआ, और टाइगर कह रहे हैं कि अगर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान मोदी को होने वाला है इलेक्शन में। ये दोनों चीजें आप कैसे बोलेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा, मेरी राय दोनों अपने मित्रों से अलग है। दरअसल राहुल गांधी बदले नहीं है, राहुल गांधी विकसित हुए हैं। बदले, राहुल गांधी का मूल मेटल जो पहले था वही अब भी है, और जो अब आपको दिखाई पड़ रहा है हम लोगों को वो पहले भी था। क्योंकि मेरा इंटरेक्शन राहुल गांधी से 2004 जब अमेठी में सांसद चुने गए थे उसके बाद से बीच बीच में होता रहा है। और आप मेरे सारे मीडिया बाइट्स देख लीजिए, डिबेट्स देख लीजिए, जब राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाई जाती थी, हंसी उड़ाई जाती थी, हमारे तमाम सारे पत्रकार मित्र उड़ाते थे, तब भी मैं शायद लगा रहा हूं, सकता और भी लोग रहे हो, मैं अकेला जर्नलिस्ट था जो मैं राहुल गांधी को डिफेंड करता था, और मैं कहता था कि राहुल गांधी वक्त से आगे हैं, इसलिए देश उनको समझ नहीं पा रहा है। राहुल गांधी के मैंने 3 इंटरव्यू भी किए, 2 बड़े इंटरव्यू किए, 1 शॉर्ट किया, और उसमें उनसे बहुत सारे मुद्दों पे औपचारिक अनौपचारिक बातें हुई थी। तो राहुल गांधी, हाँ, उनके अंदर परिपक्वता नहीं थी, जैसे टाइगर ने कहा कि जैसे अध्यादेश फाड़ना, ये बड़ा अपरिपक्व किस्म का एक्शन था। लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा था, वो बहुत आइडियलिस्टिक किस्म के व्यक्ति हैं, आदर्शवादी किस्म के व्यक्ति हैं, और उस व्यक्ति की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि जो वो दिल में है वही उनके जबान पे है, और जो कहते, जो गांधी जी का था कि जो कहो वही करो, उसको अमल में लाओ। राहुल गांधी की 2-3 आदतें ऐसी हैं जो आज के जमाने के नेताओं को सूट नहीं करती। एक तो मैंने बताई उनका स्वभाव, उन्हें पाखंड पसंद नहीं है, उनको ऐसा व्यक्ति कतई पसंद नहीं है जो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हो। इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा वाला जो कन्वर्सेशन है, जिसको हेमंत विश्व शर्मा ने अपने तरीके से प्रसारित किया, उन्होंने जब हेमंत विश्व शर्मा को उन्होंने बात नहीं की, उसका बड़ा रीजन यही था कि तरुण गोगोई एक ईमानदार और साफ सुथरी छवि वाले नेता थे, और हेमंत विश्व शर्मा जिनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों का बैगेज था, वो शिकायत लेके तरुण गोगोई गए थे, और राहुल गांधी ने उसको सुनने से इनकार कर दिया था, और जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा। राहुल गांधी के स्वभाव में यह है कि नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन मैं अपने मेरा जो मूल विचार है उससे मैं नहीं टिकूंगा, और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। जब चूंकि राहुल गांधी के बारे में जो धारणाएं लोगों ने बनाई थी, वो जैसे अनुराग के हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, चूंकि कभी मिले ही नहीं थे उनसे, पहली बार अमेरिका में मिले, तो जब मिले नहीं तो इन्होंने उन तमाम जो उनके एक्शंस थे, जिनको लेके हम सारे लोग आलोचना मीडिया में होती थी, या उनकी जो छवि बनाई गई थी, उस आधार पर धारणा बना दी। और देश के 90-95% लोगों ने जो राहुल गांधी को नहीं जानते, उनसे नहीं मिले, उन्होंने उसी आधार पर अपनी धारणाएं बनाई,
और उसमें उनके कुछ एक्शन, जिनका मैं कह रहा हूं उनका योगदान था, जैसे वो अच्छे ऑडिटर नहीं थे एक समय में, उनका कम्युनिकेशन स्किल उतना बढ़िया नहीं है जितना उनकी बहन प्रियंका गांधी का है। वो उनकी कुछ निजी समस्याएं थी जिसकी वजह से कई बार वो बोलने में कुछ गड़बड़ा जाते थे, कोई चीज तो वो बस, और उसके बाद उसको जिस तरह से प्रसारित किया जाता था तो एक छवि उनकी बनती जा रही थी। दूसरी जो सबसे बड़ी राहुल गांधी की समस्या थी कि राहुल गांधी को पप्पू बनाने का काम बीजेपी ने तो बाद में किया है, पहले तो हमारे कांग्रेस के महारथियों ने किया है, कांग्रेस के उन दिग्गजों ने किया है जिनके रास्ते में राहुल गांधी रोड़ा बन रहे थे। राहुल गांधी जब 2004 में लोकसभा चुनाव जीत करके आए तो कांग्रेसियों की जैसी आदत थी इंदिरा गांधी के जमाने से कि संजय जी जैसे इंदिरा जी के बेटे थे तो पूरी पार्टी चलाते थे, वो चाहते थे राहुल गांधी भी उस तरह पूरी पार्टी चलाएं। राहुल गांधी के स्वभाव में यह है ही नहीं, उनके स्वभाव में यह था कि मुझे जो जिम्मेदारी है मैं वही काम करूंगा। तो वो सिर्फ अमेठी के लोगों से बात करते थे, अमेठी के लोगों की समस्याएं सुनते थे, और वहां उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना रखा था जिसमें प्रशांत किशोर भी जुड़े थे, किशोरीलाल शर्मा जी उसको देखते थे और राहुल गांधी हमेशा अमेठी बजाया जाया करते थे। कांग्रेसी उनसे तमिलनाडु की समस्या आगे बताते थे, उत्तर प्रदेश के पीसीसी को बदल दीजिए, मध्य प्रदेश में ये कर दीजिए, राजस्थान, वो उनको वापस कर देते थे, नहीं मुझे नहीं सुनना, आप जाइए सीपी से बात कीजिए या अपने इंचार्ज से बात कीजिए। तो कांग्रेसी आकर के उनके बारे में तमाम बातें करते थे कि अजीब अजीब आदमी है, ये सोनिया जी का बेटा है, और तमाम तरह की फिर झूठी सच्ची। जैसे वो जब अमेठी आते थे तो एक बार उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी पहुंच गए, वहां पर जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने, तो उन्होंने मना किया, उन्होंने खबरदार मैं तो अमेठी आता जाता रहूंगा, मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप ये आके ये चमचागिरी मत करिए। वो सीधे, मैं एक दो बार गया हूँ उनके साथ, वो सीधे एयरपोर्ट से उतर के और गाड़ी में बैठ कर सीधे चले जाते थे अमेठी, वो लखनऊ नहीं जाते थे। तो ये उनका एक स्वभाव था, जिस स्वभाव की वजह से उनकी तमाम सारी छवि पहले कांग्रेसियों ने बिगाड़ी और बाद में उसको बीजेपी और उनके प्रचार संगठनों ने लपक लिया। राहुल गांधी जो बीच बीच में छोड़ करके जाते थे उसका भी एक वजह है, वो जो करना चाहते थे पार्टी के भीतर वो तमाम दिग्गज नेताओं को नहीं करने दे रहे थे, और वो जब सोनिया जी की आड़ लेकर के सोनिया जी से अपने संबंधों का हवाला देके और उसको बदलवा देते थे फैसले को। दो फैसले बड़े महत्वपूर्ण हैं, पार्टी के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन हो इसके लिए उन्होंने यूथ कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाई, जब यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने और एनएसयूआई के, फिर और एनएसयूआई भी शुरू कराई। उनका था कि नेता अपनी जेब के आदमियों को बिठा देते हैं और कार्यकर्ता रह जाता है, तो उनका इलेक्शन के जरिए चुनाव हो। इस पूरी स्कीम को जो एक भारतीय राजनीति में पार्टियों की इंटरनल डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा प्रयोग था, उसको फेल कर दिया पूरी तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने, और ये कहा कि इससे तो पार्टी टूट जाएगी, नीचे से बंटवारा हो जाएगा, गुटबाजी बढ़ रही है, ऐसे जैसे गुटबाजी पहले थी नहीं, वो फेल करवाया। विनोद जी, आता हूँ आपके पास, क्योंकि राहुल गांधी के हम यूएस विजिट कर रहे हैं और हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़े हुए हैं अनुराग जी। अनुराग जी, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त जो एनआरआईज हैं, जो पैसे वाले एनआरआईज हैं, जो हिंदुस्तान में जो राजनीति में दखल रखते हैं, चाहे वो फंडिंग हो चाहे फैसले हो, वो जो इन्फ्लुएंशियल एनआरआई है, जो ताकतवर हिंदुस्तानी हैं अमेरिका में, जिनके पास पैसा भी है, रसूख भी है, इनका क्या सोचना है? क्या ये भी राहुल गांधी को अब गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये बड़े निर्णायक होते हैं? जी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रूजवेल्ट हाउस में जो मीटिंग हुई थी उसमें ईस्ट कोस्ट के जो सबसे प्रभावी और सबसे अमीर एक सज्जन आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, और उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि मोदी 10 साल तक राज कर चुके हैं और वो लंबा कितने साल चलेंगे, आप में बेताबी क्यों नहीं है क्योंकि कि उनको हटाया जाए, या उसके लिए आप ऐसी कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी आज से 10 साल पहले यूपीए का जब शासन था तो कभी बीजेपी ये नहीं सोचती थी कि कांग्रेस आजीवन रहेगी, हट जाएगी, हट नहीं पाएगी। तो आप बेताब नहीं होइए, राजनीति में समय लगता है। और उन्होंने कहा कि अब मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई 40 वर्ष या आजीवन नहीं रहने वाली है, उसकी समाप्ति होने वाली है। और उनमें मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत सारे, या मोदी एक सर्वशक्तिमान आदमी है और वो बहुत वर्षों तक रहेंगे, इस बात का उन्होंने काफी खंडन किया। ये जो सज्जन थे, ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन बैंक है और जो यहाँ की वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें काफी प्रभावी हैं, और ऐसे 3-4 लोग बाग आए थे जो कि देखने के लिए आए थे। जी हाँ, और क्योंकि जो गुजराती डायस्पोरा है, जो कि मोदी का एक तरीके से जैसे भारत में अंधभक्त होते हैं वैसे अंधभक्त हैं, न्यू जर्सी और बॉस्टन, ये दोनों उनके बड़े केंद्र हैं जहाँ पे कि आरएसएस, एकल विद्यालय और जो एनजीओ उनके चलते हैं वो बॉस्टन और न्यू जर्सी इलाके में। जी, तो ऐसे
इलाकों में जहां पे कि ये एक तरीके से आप समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का या मोदी का जो व्यक्तिगत प्रभावी क्षेत्र था उसमें आके उन्होंने एक तरीके से अपना प्रभाव दिखाया, अपना दखल दिखाया और जिस तरीके से पेंसिल्वेनिया से न्यू जर्सी से बसों में लोग बाग आए, ये पहले इस तरीके से नहीं लाए जाते थे। अगर इस बीच, क्योंकि ये जो यात्रा है इसने राहुल गांधी को यूएस में प्रोजेक्ट किया, जैसे भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट किया, अगर अगली यात्रा होती है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो क्या जिस तरह से मोदी स्टेडियम में बड़े बड़े फंक्शंस करते थे यूएसए में, क्या उस तरह की हमें झलक दिख सकती है कि राहुल गांधी को सुनने के लिए हजारों हजार हिंदुस्तानी पहुंचे और एक वहां से माहौल बने? मुझे लगता है कि मोदी मॉडल शायद वो स्वीकार नहीं करते हैं जिस तरीके से, क्योंकि वो एक पैसे का और एक बड़ा भद्दा प्रदर्शन होता है और उस पे मोदी की ही आप कार्बन कॉपी वो नहीं बन रहे हैं। जैसे कि मुझे उनकी जो रणनीति लगी वो जब ये 50 बुद्धिजीवियों से, जो कि जैसे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम जो है उसकी डायरेक्टर हैं, या जो बहुत अलग किस्म के नहीं, अब जैसे उन्होंने इस यात्रा के बाद में रूजवेल्ट हाउस के बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एडिटोरियल बोर्ड है उसने उनको बुलाया है कि आप हमें संबोधित कीजिए। तो उसमें अलग अलग तरीके से, क्योंकि अमेरिकी राजनीति जो है या जो प्रभाव क्षेत्र है वो मास उस पे नहीं होता। और अभी आप देखेंगे कि जून में जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आने वाले हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले हैं और यहाँ पे काफी हथियारों की जो खरीद है उसके ऑर्डर्स देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका खुद चाहेगा कि उनका व्यापार बढ़े, उनके हथियार जो है वो भारत में बिके। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों जो उनकी सभाएं हुई कैलिफोर्निया में, वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क में, वो एक रणनीति के अंतर्गत की गई है और वो मोदी की कार्बन कॉपी नहीं है। जी, मैं समझ गया। मैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजमा नहीं लगाना चाहते, रैली नहीं करना चाहते, बल्कि वहां पर अलग अलग कम्युनिटी से बात करना चाहते हैं, वहां के अखबार नवीसों से बात करना चाहते हैं, वहां के थिंक टैंक से बात करना चाहते हैं, इन सब से बात वो करना चाहते हैं। विनोद जी, कुछ आप कहना चाह रहे थे, आपसे कुछ एक लाइन का मैं रिएक्शन लूंगा, फिर टाइगर के पास जाऊंगा। हाँ, एक लाइन का जो मोदी मॉडल की जो बात कर रहे हैं ना अनुराग जी, उसी में जोड़ना चाह रहा था कि ये बात एक बार राहुल गांधी के इनर कोठरी में उठी थी और मैंने खुद किसी जो बेहद करीबी व्यक्ति से कहा, मोदी जी का उदाहरण देते हुए कि भाई इस तरह से राहुल गांधी को, तो ये बात उनके यहाँ उठी तो राहुल गांधी ने कहा कि वाई डू यू, आप मेरे अंदर दूसरा मोदी क्यों देखना चाहते हैं? मैं राहुल गांधी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी है, वो अपने हिसाब से चलेंगे, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। इसलिए जो अनुराग जी कह रहे हैं कि वो अपना मॉडल उनका जो है वो अपने मॉडल पे चल रहे हैं। और दूसरी बात, जो एक और बात कही कि बीजेपी 40 साल तक राज नहीं करने वाली है, और तो वो 2014 से पहले मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, एक उनके बहुत करीबी व्यक्ति बता रहे थे मुझे कि बात हो रही थी, राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, लेट, मतलब सूत्रों के हिसाब से, मेरी राहुल गांधी ने मुझसे नहीं कहा लेकिन उनके किसी करीबी राहुल गांधी ने कहा कि लेट मोदी बिकम प्राइम मिनिस्टर, ही इज इन 60s and I am in 40s, मेरे पास तो अभी आगे 30 साल है। अगर वो बन जाते हैं, ये कहा कि अगर वो बन जाते हैं इन सब जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं तो बनने दें, इसमें दिक्कत क्या है, हमारे पास बहुत टाइम है। मतलब कहने का वो उनकी ये सोच जो है, जो आज परिलक्षित हो रही है, हाँ, मतलब वो आपका ये कहना, वो मोदी को कॉपी करने वाले नेताओं में नहीं है। मोदी मॉडल अगर सक्सेसफुल है तो मोदी को कॉपी करो। टाइगर, एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे, जून का महीना है, सन 2023 है, कई चुनाव अभी बाकी हैं विधानसभा के और 2024 में फाइनल होना है। इसी जून के महीने में पहले राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और 2 हफ्ते बाद जो है अब मोदी जी का स्टेट विजिट होगी। आपको क्या लगता है कि एक ही महीने में मोदी जी से कुछ हफ्ते पहले जाके या कुछ दिन पहले जाके राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं वो जो आप कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक कह लीजिए, या जो एक चमक मिलने वाली थी मोदी, उस चमक को कहीं ना कहीं फीका किया है? क्योंकि काफी रिस्पांस वहां की मीडिया ने दिया है राहुल गांधी को। देखिए दीपक जी, मेरा मानना ये है, पता नहीं मेरे साथ पैनल एग्री करेगा ना करे, नरेंद्र मोदी अमेरिका में जो भी इवेंट करते हैं वो भारत को एड्रेस करते हैं। वहाँ इवेंट करने का मायना ये होता है कि भारत में मेरे मतदाताओं को मैं बता दूं कि मैं विश्व गुरु बन रहा हूँ।
उनको उस अमेरिका से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन वहां जो पैसा फेंका जाता है, वहां जो ऑर्गेनाइज हो जाता है, वो जो यूफोरिया दिखाते हैं, और हमारे यहाँ चैनल 24 घंटे दिखाते हैं कि ये हुआ और उनको इसने स्वागत किया और उसने उसके स्वागत किया, उनने कंधे पे हाथ रखा। ये इंडिया में उनकी इमेज बिल्टअप करने का प्रयास होता है। वो इंडिया के मतदाताओं को फोकस में रख के करते। राहुल गांधी जो अमेरिका गए, राहुल गांधी वहां के थिंक टैंक, वहां के बुद्धिजीवी, वहां के लोगों को फोकस देके गए थे। राहुल गांधी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे जिसे इंडिया में उनकी वाही वाही हो। ये तो अब डिजिटल का युग है, वहां वो बोलते हैं और यहाँ हम सुनाई देते हैं। वहां उनके हर प्रोग्राम करीब करीब लाइव हुआ। तो देश भारत उन्हें इस रूप में नहीं देख रहा था कि लोग उनको राहुल 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 करके पागल हो गए। लोग ये देख रहे थे कि हमारे यहाँ एक ऐसा इंसान है, एक हमारा ऐसा नेता है इस देश का, जो इतनी प्रगल्भता से, इतनी मैच्योरिटी के साथ सवालों के जवाब देता है और भारत की स्थिति बयां करता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो जो देश में बोलता है वो वही बोलता है। क्योंकि अमेरिका का थिंक टैंक या अमेरिका के लोग या जो भारतीय लोग अमेरिका में हैं, जो राहुल को मिलना आना चाहते हैं, जबरदस्ती बुलाना और लोग मिलने आना बात अलग अलग है। लोग जो मिलने आना चाहते हैं उनको समझना चाहते हैं, राहुल उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनको ज्ञान का डोज देके नहीं आते हैं। उनको ये नहीं बोलते कि हमने यूपीए में क्या किया। यूपीए के 2 टर्म बहुत कुछ है बताने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा बता सकते हो। यूपीए में हमने ये किया, यूपीए में हमने ये किया, यूपीए में हमने ये किया। वो तो आजादी की लड़ाई की बात नहीं करते, वो कांग्रेस के योगदान की बात नहीं करते, वो गांधी परिवार के शहादत की बात नहीं करते। वो वर्तमान में हमारे देश के सामने जो समस्याएं हैं और ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव से उसका कैसा समाधान हो सकता है और आप लोग कैसे साथ आ सकते हैं इसमें, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सुनने वालों को लगता है कि यार मेरी भी बात कर रहा है। मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी खुद की बात करके आते हैं और तालियां हमारे देश में बजती है कि मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो गया, मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो गया, जापान में ऐसा हो गया। उनको तो उस आदमी ने बाहर रस्म बिल्कुल साष्टांग दंडवत कर दिया। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं आप कि इनकी दोनों की, मुझे लगता है कि मोदी जी के यात्रा के पहले कुछ सवालों की, कुछ सच्चाई की, कुछ वस्तु स्थिति की बुआई करके अमेरिका से राहुल जी आए हैं। तो अब जब मोदी जी जाएंगे तो उन्हें उन सवालों का भी जवाब देना होगा जो राहुल वहां खड़े करके आए। उन्हें उस पर्सपेक्टिव से भी देश के बारे में बताना होगा। मात्र वो कैश ट्रांसफर और 2014 के पहले लोग जन्म भी नहीं लेना चाहते और मेरे आने के बाद ही लोग पुनर्जन्म ले रहे हैं और मैं खुद पुनर्जन्म हूं वाली वो बात नहीं सुनेंगे। लोग यथार्थ के धरातल पे उतर के सवाल पूछेंगे। मोदी जी उसका जवाब कैसा देते हैं, या मोदी जी ये कह सकते हैं, मोदी जी या कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी की जब विजिट होगी तो पता पड़ेगा, या सवालों का जवाब देते हैं या जैसा महिला आंदोलनकारी जो खिलाड़ी है हमारी, उनके पूरे इशू को उन्होंने निगलेक्ट किया, वैसा निगलेक्ट करते हैं। जी मैं आऊंगा टाइगर। विनोद जी, हमने राहुल गांधी को देखा कि नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन में, मतलब जहां बड़े बड़े नेता जो हैं घबराते हैं अमेरिकन मीडिया का सामना करने, और ऐसी अमेरिकन मीडिया जो ना बाइडेन को छोड़ती है ना ट्रंप को छोड़ती है, राष्ट्रपति पर भी कसीदे और तंज कसती हो। और हमने देखा है कि व्हाइट हाउस के मुखालिफ भी खबरें लिखी जाती हैं वॉशिंगटन में। ऐसी मीडिया के सामने जो भी नेता जाता है, लोग कहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं घबराहट होती है। लेकिन राहुल गांधी को इस बार जब नेशनल प्रेस क्लब में हमने देखा, वहां पर तमाम उनसे सवाल पूछे गए। यूक्रेन पे पूछा गया, चाइना पे पूछा गया, इकोनॉमिक्स पे पूछा गया, बीजेपी पे पूछा गया, हर तरह के सवाल हुए उससे, उनको ग्रिल करने की कोशिश हुई। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से जवाब दिए, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि जो सेंस ऑफ मैच्योरिटी थी वो बहुत से नेताओं में हिंदुस्तान में आजकल आपको नहीं दिखाई देगी। आपको क्या लगता है कि एक नेता पूरी तरह से मैच्योर हो गया है? क्या उसके अंदर वो मटेरियल है कि कांग्रेस को लीड कर सकता है? क्या राहुल गांधी के अंदर आप एक कहीं ना कहीं एक मैच्योर लीडर, जो हर मुद्दों की, जिसमें क्लैरिटी है, सेंस ऑफ क्लैरिटी है, और जिसके पास एक आइडिया है कि किस तरह से, जैसे उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि हम हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, हम चाइना की मॉडल को कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हम करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने कही, राहुल गांधी को आज की तारीख में हिंदुस्तान के जो बाकी विपक्ष के नेता हैं या सत्ता पक्ष के नेता हैं, आप कैसे रेट करेंगे? इसमें मैं राहुल गांधी की इंटीग्रिटी भी जोड़ता हूं।
देखिए, मैं जहाँ तक मेरी निजी राय अगर है तो मैं तो खैर, मैंने पहले भी कहा कि मैं तो शुरू से राहुल गांधी को लेकर के मेरी अपनी राय जो थी वो आज भी है। और अब ये जो चीजें जो जुड़ गई हैं, निश्चित मैंने तो पूरा अमेरिका का उनका दौरा फॉलो किया, मैंने इंग्लैंड वाला भी उनका फॉलो किया था, मैं लगातार यूट्यूब पे उनके इंटरेक्शन जो हुए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान या उसके पहले भी तमाम, राजीव बजाज के साथ या राम राजन के साथ या और तमाम जगहों पे जिससे वो संबोधित करते, मैं सब फॉलो करता रहता हूँ। और इसीलिए मेरा विश्वास लगातार दृढ़ होता है कि ये व्यक्ति आगे इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट होगा या हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वाकई जो है, मुझे लगता है, भले ही सैम पित्रोदा जी ईस्टर्न चार्ट वाली मीटिंग को ज्यादा सफल बता रहे हो, मेरे हिसाब से बेस्ट उनका परफॉर्मेंस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, क्योंकि वहां मोनोलॉग नहीं था, वहां डायलॉग था। और उस डायलॉग में जो सवाल उनसे पूछे गए, एक से एक अनकंफर्टेबल सवाल, आप सोचिए कि मुस्लिम लीग वाले सवाल पर कितनी दृढ़ता से उन्होंने जवाब दिया, कितना अनकंफर्टेबल सवाल था वो। उन्होंने उसको बिना झिझक के कहा कि यस दैट इज अ सेकुलर पार्टी, और दोबारा कहा। तो इससे जाहिर होता है कि वो न सिर्फ अपने विचारों में दृढ़ है, बल्कि वो मुस्लिम लीग के सवाल के जरिए किसको हिंदुस्तान में कहां एड्रेस कर रहे हैं वो भी उनको स्पष्ट है। जी वो मैसेज कहां जा रहा है, और वो मैसेज चला गया उनके सवाल जी। से। जहां तक उनकी इंटीग्रिटी, उनकी मैच्योरिटी, उनका अध्ययन, उनकी सारी समझ, मैं उनको बहुत A+ में रेट करता हूँ आज की तारीख में। लेकिन अभी जो अगली यात्रा अगर होती है तो उनको निश्चित रूप से बहुत आगे पहुंचा देगी अपने पूरे व्यक्तित्व में। अनुराग जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इस वक्त अमेरिका में हैं और आप राहुल गांधी के पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं, राहुल गांधी से आपका इंटरेक्शन भी हुआ है। सैम पित्रोदा ने आज एक बात कही थी जो न्यूयॉर्क में मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी वॉशिंगटन डीसी में कई मुलाकातें हुई, थिंक टैंक से भी मुलाकात हमारी हुई, अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो थिंक टैंक है, उनसे हमारी मुलाकात हुई, और हमारी सरकार के कुछ नुमाइंदों से, रिप्रेजेंटेटिव से भी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन हम उनको सार्वजनिक नहीं कर सकते। यहां पर हम सार्वजनिक नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से भी, यूएस गवर्नमेंट से भी इंटरेक्शन हुआ, हमारा यूएस थिंक टैंक से भी हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अब अमेरिका भी राहुल गांधी को कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट के तौर पे देख रहा है, और जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है वो राहुल गांधी की इस नई लीडरशिप को दी जा रही है? जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वींस में राहुल गांधी का जो डिनर हुआ था, जो ये रूजवेल्ट कॉलेज के बाद में आयोजित किया गया था, उसमें न्यूयॉर्क के मेयर ने भी भागीदारी की थी। तो न्यूयॉर्क का मेयर अगर राहुल गांधी के साथ में भोजन के लिए आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि न केवल अमेरिकी प्रशासन से, क्योंकि अभी अमेरिका में डेमोक्रेट्स का काफी रुतबा है और वही वहां पर बाइडेन प्रशासन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब राहुल गांधी की यह बैठक समाप्त हुई थी तो एक ग्लोरिया स्टाइनमैन करके एक महिला है जो कि बहुत बड़ी, जैसे अश्वेतों में मार्टिन लूथर किंग का स्थान था, वैसे ही ग्लोरिया जो कि अभी करीब 85-90 वर्ष की है, वो भी इस बैठक में आई थी। और सेक्सुअल हैरेसमेंट जो शब्द है वो उन्होंने ही इजाद किया था, और उनके कारण अमेरिकी महिलाओं को एक बहुत बड़ा संबल मिला था। तो ग्लोरिया से कई वर्षों से मेरा परिचय है, और वो गांधी जी और कमला देवी चट्टोपाध्याय से भी मिली थी, और उनका काफी उनसे इंटरेक्शन होता था, और भारत भी आई हुई है। तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है ये एक आशा की किरण है, और मिसेस क्लिंटन, बाइडेन, ये सब उनसे राय लेते हैं, मानते हैं, क्योंकि वहां पर जो राय लेने का या जो प्रशासन जो है वो केवल एक आदमी के सहारे नहीं चलता, वो सामूहिकता होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अभी रडार पे हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले जब ममता बनर्जी के बारे में पूछताछ हो रही थी, क्या इस महिला में भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री बनने की शक्ति है, की संभावना है, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका में मोदी का विकल्प खोजने की एक बड़ी कोशिश अब शुरू हुई है। जी टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत समय, 2 मिनट में चाहूंगा, फिर लास्ट क्वेश्चन मैं विनोद जी से पूछूंगा। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी एक ऑल्टरनेट के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं, और इसीलिए मोदी जी ने कहीं ना कहीं भांप कर
उनको मुकदमे में जहां फंसे, फिर सदस्यता चली गई, फिर मंगला छीन लिया। जो ये एक तरह का रिग्रेशन है, जो एक इस तरह का सरकार की तरफ से इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पे जो गुजरात में घेराबंदी हुई है राहुल गांधी की, इसके पीछे ये है कि राहुल गांधी धीरे धीरे इमर्ज हो रहे हैं और मोदी और शाह में घबराहट है। मर्ज हो गए हैं, मर्ज हो रहे नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मर्ज हो गए हैं। हम राहुल गांधी में जो बदलाव, बदल गए हम क्यों कहते हैं? मैच्योरिटी आना भी ये बदलाव है। पहले एक सांसद के पास जो मैच्योरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही थी। भाग जाना इश्यूज से ये सवाल समझ ये नहीं है। उनमें इतनी मैच्योरिटी आई है कि अब उस समस्याओं का डट के मुकाबला करते हैं। कोई साथ ना हो तो अकेले करते हैं जी। और फिर वो सामान्य आदमी के साथ जुड़ के करते हैं। उन्होंने आज उसके बाद दिखा दिया। उसके बाद कर्नाटक के नतीजों ने भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट समझा दिया। 21 दिन की यात्रा थी वहां पे। जो लोग कहते थे कि ये यात्रा में क्या हुआ, गुजरात तो हार गए, यात्रा का क्या हुआ, उनको अब यात्रा समझ में आ गई। जब ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना जहां से यात्राएं गई, वहां महाराष्ट्र, यहां जब होगा राजस्थान, यहां जब नतीजे आएंगे तब समझेगा। क्योंकि उनकी जो इमेज बनाई गई थी, पप्पू मैं बोलता हूं, इमेज बनाई गई थी, और उस इमेज को जब लोगों ने बनाई, जिसमें कांग्रेसियों का सबसे बड़ा अहम रोल था, उस इमेज को राहुल गांधी का बर्ताव कई बार जस्टिफाई करता था। आज के डेट में राहुल गांधी का बर्ताव ही पूरा बदल चुका है। वो लोगों को कहते कि तुम बदल गए, हम नहीं बदले, मैं या विनोद जी नहीं बदले, हम वही हैं। लेकिन मैंने वो अत्याधिक फाड़ते वाला राहुल गांधी भी देखा है। और अब राहुल गांधी कूलली, जो सबसे बड़ा सवाल था जिसके ऊपर बवाल मच गया जी, मुस्लिम लीग सेक्युलर कहने पे, वो भी है। भाजपा सेक्युलर है तो मुस्लिम लीग भी सेक्युलर हो सकती है। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जी। टाइगर, समय समाप्त हो रहा है। विनोद जी, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप राहुल गांधी को 2004 से आप उनके टच में हैं, इंटरेक्शन है, कई इंटरव्यूज आपने लिए हैं। क्या राहुल गांधी का दिल इतना बड़ा है कि अगर सपोज करिए मुकदमा उनको और फंसाता है, अगले 10 महीनों में चुनाव नहीं लड़ पाते या कुछ इस तरह की परिस्थितियां रहती, क्या राहुल गांधी का दिल इतना बड़ा है कि वो अगर चुनाव अपोजिशन जीतता है, मोदी हारते हैं, अगर ऐसी स्थिति आती है, तो क्या नीतीश कुमार जैसे आदमी को आगे बढ़ाया जा सकता है, कोई और विकल्प को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या इतना कलेजा राहुल गांधी रखते हैं? नहीं, तो साबित हो चुका है। 2012 में तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्रस्ताव था भाई, पूरी पार्टी तैयार थी। राहुल गांधी ने विड्रॉ किया अपने आप को कि नहीं बनना है, और अगर बन जाते तो शायद आज वो कोई पप्पू नहीं बना पाता, और अलग उनको उससे लाभ मिलता है, हानि मिलती है, अलग बात है, लेकिन कुछ और होता तस्वीर। क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसमें प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी जो उनके बारे में पदरूपता का इतना जबरदस्त टैग लगेगा जो कभी वो छूट नहीं पाएगा वो ने। और दूसरा, राहुल गांधी सिर्फ 2024 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये बता दूं। राहुल गांधी का बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है, और मैं कह रहा हूँ 2024 में वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत मेरा अपना राजनीतिक विश्लेषण है, जितना मैं राहुल गांधी को समझता हूँ, वो शायद जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बना दिया था, और अगर नंबर कांग्रेस के ठीक ठाक रहे और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे बढ़ा सकते हैं। वो ये इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि देश को पहला दलित प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिया, और कांग्रेस पार्टी जो है, तो ये भी एक हो सकता है। उनके दिल की ज्यादा क्या बात कर रहे हैं, वो दिल भी उनका बड़ा है। और इस समय नहीं, मैंने सवाल नीतीश के संबंध में पूछा कि क्या नीतीश कुमार, क्योंकि वो उनकी पार्टी के नहीं, उनको भी बढ़ा सकते हैं वो? नहीं, ये निर्भर करेगा सिचुएशन पर, क्योंकि नीतीश कुमार को अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं, नीतीश कुमार को फिर ममता और उद्धव ठाकरे सबका समर्थन लेना पड़ेगा, और सब तैयार हो जाते हैं तो राहुल गांधी भी तैयार हो जाएंगे। मतलब मुझे लगता किसी और को समर्थन देने के समय वो पार्टी पे छोड़ेंगे, पार्टी की कार्यकारिणी क्या करती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपने बारे में डिसीजन ले सकते हैं, कांग्रेस के तरफ से डिसीजन वो हमेशा, मुझे लगता है, अध्यक्ष और कार्यकारिणी को और जनरल सेक्रेटरी को कॉन्फ्रेंस में लेके ही करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब रूजवेल्ट हाउस में ओपन किया गया डिस्कशन, तो एक पहला जो सवाल जो आया था वो मायावती के बारे में किसी ने पूछा, जिसको कि राहुल गांधी काफी भौचक्के रह गए। तो उन्होंने कहा कि क्या
आप राहुल मायावती को वापस से अपोजिशन के कैंप में लाने की कोशिश करेंगे? तो उनका जवाब था, मायावती जी बहुत संभावना की महिला है, हम और उनके साथ में हम लोग जरूर संवाद करेंगे और मुझे आशा है कि वो विपक्ष की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनाएंगी। तो जैसे अभी विनोद भाई खरगे जी की बात कर रहे थे, ये थे, तो वो उन्होंने और मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी और मायावती की जो केमिस्ट्री है वो काफी अच्छी है, तो वो काफी संभावनाओं की राजनीति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति मुझे लगे। और जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है और जो फिलोसॉफी ऑफ पॉलिटिक्स है, दोनों का उनमें बैलेंस भी है। जी, बहरहाल आज विनोद जी आप और फिर टाइगर और फिर अमेरिका से सीधे जुड़ गए हमारे साथ अनुराग जी, और अनुराग जी ने जिस तरह से हाईलाइट की और जो जानकारियां दी, क्योंकि वो इंटरेक्शन में मौजूद थे, उनकी खुद राहुल गांधी से बातचीत हुई, एक चीज तो सामने निकल के आती कि कहीं ना कहीं जो मेच्योरिटी लेवल है, परिपक्वता है, वहां पर राहुल गांधी ने काफी पॉइंट गेन किए हैं। और कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल करी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, या हिमाचल में, हिमाचल नॉर्थ में है, कर्नाटक साउथ में, तो नॉर्थ से साउथ तक का एक कनेक्ट तो कहीं ना कहीं दिखता है। अब बहरहाल जिस तरह से अपोजिशन में यूनिटी बनती है, उसमें राहुल गांधी क्या रोल प्ले करते हैं, मुझे लगता है कि हम फिर इन मेहमानों के साथ बैठेंगे। आप तीनों लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, और इतनी तड़के सुबह इतनी ठंड में आप जुड़े। अनुराग, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। कम से कम ग्राउंड जीरो से आपने हिंदुस्तान में दर्शकों को बताया कि वहाँ राहुल गांधी कैसे थी और अमेरिका के रिस्पॉन्स क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों।